खबर से असर तक। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। परिसीमन आयोग के सदस्य प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंच चुके हैं। आयोग जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में 200 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेगा। आयोग के जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले पीएजीडी के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं। एक तरफ नेका ने घोषणा की है कि 5 सदस्यीय टीम आयोग से मिलेगी, जबकि पीडीपी आयोग से नहीं मिलेगी। बता दें कि महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को छोड़कर प्रदेश में पंजीकृत शेष 11 दलों ने परिसीमन प्रक्रिया में शामिल होने पर अपनी सहमति जता दी है। इनमें भाजपा, कांग्रेस, पैंथर्स पार्टी, अपनी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख है। कई संगठनों ने भी आयोग से मिलने का समय लिया है। आयोग के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। उधर परिसीमन आयोग के दौरे को लेकर पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पीडीपी परिसीमन आयोग को यह पत्र भेज रही है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन की कवायद चल रही है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि परिसीमन को लेकर राजनेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। परिसीमन की हमेशा बात की है। 1995 में जो डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों का हुआ था, उस पर बहुत सारे लोग आज भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो ठीक नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का विचार है कि भारतीय संविधान के अनुसार फेयर डिलिमिटेशन होना चाहिए, न्याय संगत डिलिमिटेशन होना चाहिए, जहां किसी से कोई भेदभाव ना हो। सत्य आधारित और तथ्य आधारित जो डिलिमिटेशन कराना बहुत जरूरी है। और हमें विश्वास है कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन, जिसमें रिटायर ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई जी जो इसकी चेयरमैन हैं, और हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा जी हैं, ये इनकी देखरेख में जो ये सारे डिलिमिटेशन प्रक्रिया चल रही है, ये अच्छे से संपन्न। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख से कई राजनीतिक दल के प्रमुख नेता, पूर्व मुख्यमंत्री सब आए थे। एक अच्छी चर्चा रही, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए बातचीत रखी। और उसी प्रक्रिया में डिलिमिटेशन की बात आती है, जो काम हो रहा है। तो हम आशा करेंगे कि जो कार्य है इस पूरी प्रक्रिया में, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत हो, वह हो जल्द से जल्द। और जितने राजनीतिक दल और वहां लोग हैं, every party agreed to go for election in Jammu and Kashmir. So I think delimitation is a prerequisite for this election. So I think it is a welcome step, and there has to be delimitation before the election is held in Jammu and Kashmir. उनका निजी फैसला पीडीपी का हो सकता है, उनके कुछ अपने अलग से मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई थी उसमें विपक्ष ने तो ये कहा था कि कमीशन जो है वो सबको मिले। वो पॉलिटिकल पार्टी जिनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन में नहीं है, उनका मिलना और ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो लोगों का पक्ष जो है उसमें रख सके। इसलिए ये उनका निजी फैसला हो सकता है। पीएजीडी ने तो मीटिंग की है, उनके ग्रुप जो है मैक्सिमम बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं, तो ये उनका अपना फैसला है। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई हमारी टिप्पणी की जरूरत। बिल्कुल, आपने देखा कि हमने मीटिंग करके ये तय किया है कि हमारे सुझाव था कि डिलिमिटेशन कमीशन सारे लोगों को सुने, और ताकि उसके पास सरकार का ही पक्ष ना हो, दूसरे जो पक्ष हैं, जो दूसरे फैक्ट्स हैं, वो पेश करना विपक्ष का काम है, और तमाम उन लोगों का काम है, ताकि डिलिमिटेशन कमीशन के सामने सारी पिक्चर हो, ताकि एक फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो। हमारा यही प्रयास है। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी, जिम्मेवार पार्टी के होने के नाते संविधान और संवैधानिक और स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन संगठन का उनका सम्मान करती है। और उसमें जो पक्ष लोगों का है, जम्मू में है, कश्मीर में है, डिफरेंट जिले में कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज, कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी, पॉपुलेशन की बात है, वो जरूर रखेगी।
और हम चाहेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन और डिटेल्ड एक्सरसाइज करे, क्योंकि डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही चिंताजनक और कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। जम्मू सूबे की भी मांगे बहुत रही हैं कि 2011 के सेंसस पे इंसाफ नहीं हो सकता, लेकिन वही पार्टी जो कल 2011 के सेंसस पे सवाल उठाती थी कि इनसे इंसाफ नहीं हो सकता, उसी पार्टी की गवर्नमेंट ने ये लिख के दिया कि कमीशन जो है 2011 के सेंसस की बुनियाद पे। तो परिसीमन को लेकर बीजेपी में इस समय हम देख पा रहे हैं कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी परिसीमन को काफी अच्छा कदम बता रही है। लेकिन जिस तरीके से पीडीपी ने इस कदम से दूरी बनाई है, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में सियासत अभी और भी ऊंचाइयों पर जाएगी। और परिसीमन की कवायद इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जल्द ही राजनीतिक प्रतिक्रिया, राजनीतिक गतिविधियां शुरू करनी है। ऐसे में आज जिस तरीके से श्रीनगर पहुंची है परिसीमन आयोग की ये टीम, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही हमें सूबे में राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और वहीं हम आपको जानकारी दे दें कि पीडीपी ने परिसीमन आयोग को एक पत्र भी लिखा है और उन्होंने पत्र के जरिए ये जानकारी दे दी है कि पार्टी ने इस कार्यवाही से दूर रहने का ही फैसला लिया है। और इस कार्रवाई से दूर ये इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि इनका ये कहना है कि सारी गतिविधियां बाद में होंगी, पहले आप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। श्रीनगर पहुंची है परिसीमन आयोग की टीम और परिसीमन आयोग के सदस्यों से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मिलने से इनकार कर दिया है। 6 जुलाई को पीडीपी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग से मुलाकात नहीं करेगी क्योंकि केंद्र ने लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी लोन हुंजरा ने आयोग को पत्र लिखकर ये कहा है कि हमारी पार्टी ने इस प्रक्रिया से दूर रहने और कुछ अभ्यास का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है, जिसके परिणाम को व्यापक रूप से पूर्व नियोजित माना जाता है और जो हमारे लोगों के हितों को और नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही आयोग का नेतृत्व कर रही न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को संबोधित करते हुए हंजुरा ने पत्र में पीडीपी के रुख को दोहराया कि अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर के संबंध में संवैधानिक परिवर्तन अवैध और असंवैधानिक किए गए थे। हंजुरा ने कहा कि पार्टी का मानना है कि आयोग के पास संवैधानिक और कानूनी जनादेश का अभाव है और इसके अस्तित्व और उद्देश्यों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कई सवालों के घेरे में छोड़ दिया है। तो परिसीमन आयोग से मिलने से इनकार कर दिया है पीडीपी ने। हालांकि परिसीमन आयोग के जो सदस्य हैं वो इस समय पहुंच चुके हैं श्रीनगर और उनके द्वारा 200 लोगों से मुलाकात करने की भी बात कही गई है और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि तमाम जो जरूरी जानकारियां हैं वो एकत्रित की जाएं। चल रही है जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन की कवायद इस समय जारी है। इसी कड़ी में परिसीमन आयोग की टीम आज श्रीनगर पहुंची है दौरे पर। सर्वदलीय बैठक भी यहां होनी है। परिसीमन आयोग की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत कई क्षेत्रीय दलों के शामिल होने की संभावना है। पीडीपी ने मना कर दिया है कि वो किसी तरीके से कोई मुलाकात नहीं करेंगी। वहीं हम आपको बता दें कि परिसीमन को लेकर किसका क्या कुछ रुख है वो अभी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर लेते हैं। बीजेपी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले परिसीमन आयोग के दौरे से पहले बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि परिसीमन 2 हिस्सों, पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाके में हो। निर्वाचन क्षेत्र बनाने में मतदाता भी एक कारक होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि अब जो निर्वाचन क्षेत्र आएंगे वे जम्मू कश्मीर को न्याय देंगे। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सवाल सीधा सा है, परिसीमन जब इतना ज्यादा जरूरी है तो पीडीपी ने दूरी क्यों बना ली है? सर, क्या माना जाए कि वो अभी भी उसी जिद पर अड़ी हुई है कि आप धारा 370 की बहाली करें? देखिए, अगर आप पीडीपी की बात करते हैं तो पीडीपी का रुख हमने देखा जब दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बैठक में बुलाया था, उनका क्या व्यवहारीकरण रहा और बाद में क्या मीडिया को उन्होंने वक्तव्य दिया वो भी हम लोगों ने सुना। ये वो चाहती है कि पहले पाकिस्तान से बात की जाए फिर दूसरी बात। तो ये पीडीपी को साफ करना पड़ेगा कि वो चाहती क्या है। क्या वो पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रही है या भारतवर्ष या जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए आगे जागरूक या राजनीति करना चाहती है? वो भी सब चीजें क्लियर कर देनी चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार का काम है निर्वाचन आयोग का, वो बाखूबी करेगी जाके और वो इस काम के लिए करने गई है। रही पीडीपी की बात, देखिए पीडीपी जो है एक राजनीतिक पार्टी है
और राजनीतिक पार्टी अपना राजनीतिक तरीके से ही और अपनी राजनीतिक वोटों के चक्कर में जम्मू कश्मीर को जो आग में झोंकना चाहती है, वो फिर वही काम कर रही है दोबारा कि कहीं से कहीं तक जम्मू कश्मीर को राहत, शांति या भाईचारा कायम ना रह सके, ये चीजें ना मिल सके। कहीं ना कहीं विवाद जम्मू कश्मीर में रहना चाहिए, उस काम के लिए पीडीपी काम कर रही है। ये पीडीपी का साफ क्लियर है चीजें जो आज उन्होंने व्यवहार करा है। जो पर आज ये आप ये आप एक अच्छा संकेत मानते हैं सर कि पीएजीडी के जितने भी दल हैं, सदस्य हैं, उनमें से बस पीडीपी ऐसी है जो नहीं मिल रही है परिसीमन आयोग के सदस्यों से, बाकी सभी दलों ने सहमति जता दी है और सर्वदलीय बैठक के लिए भी सहमति जता दी है। तो ये तो एक अच्छा संकेत है कि बस पीडीपी अलग राह पर चल रही है और गुपकार गठबंधन ही सहमत नहीं हो पा रहा है एक चीज पर। देखिए, पीडीपी के अलावा जितना गुपार संगठन के अंदर लोग हैं, किसी ने भी अभी तक पाकिस्तान राग अपनाया नहीं है। बिल्कुल, पीडीपी ही पाकिस्तान को राग अपना रखा है और पीडीपी के दिमाग में, महबूबा जी के दिमाग में यही है कि वो अभी भी मुख्यमंत्री है, कुर्सी छूटने के बाद भी वो उनके दिमाग से ना अभी फतूर चीजें उतर नहीं रही है और ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो जम्मू कश्मीर की भलाई चाहती, जम्मू कश्मीर का विकास चाहती, शांति चाहती, आतंकवाद मुक्त चाहती, तो उन्हें जितने भी भारत सरकार कार्य उठा रही है या तो उन कार्यों में साथ देना चाहिए। अगर उन कार्यों में कमी है तो वे विपक्ष के नाते उसमें संक्षेप में कुछ चीजें परिवर्तन के लिए बोलना चाहिए। ये अच्छे नेता और अच्छे प्रदेश की सेवा करने वाले राजनीतिक दल का काम होना चाहिए, जो पीडीपी नहीं कर रही है। ठीक है प्रदीप जी, इस समय कांग्रेस से भी हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, कुंवर सिंह जी, एक प्रतिक्रिया हम उनसे भी ले लेते हैं। फोन लाइन पर इस समय कुंवर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए कुंवर सिंह जी, परिसीमन की प्रक्रिया, परिसीमन की कवायद अब जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी गई है। आज परिसीमन आयोग की जो टीम है वो पहुंची भी है श्रीनगर। किस तरीके से आप इस कदम को देख रहे हैं सर? ये सराहनीय कदम है और मैं तो मानता हूं कि लोकतंत्र में अगर वोट का अधिकार, प्रजातंत्र में यदि चुनाव की प्रक्रिया बहाल होती है तो ये स्वागत योग्य कदम है और हमारी पार्टी ने इसका स्वागत भी किया है। जी, लेकिन जिस तरीके से पीडीपी दूरी बना रही है इस प्रक्रिया से, और ये कहना है पीडीपी का कि पहले आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, धारा 370 की बहाली कीजिए, उसके बाद ही किसी तरह की गतिविधि वहां पर शुरू हो गई, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपकी भी ये मांग है कि आप जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 बहाल कर दीजिए? हमारा छोड़िए, ये तो प्रदीप भाई से पूछिए जिन्होंने महबूबा मुफ्ती जी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, सरकार चलाया था। वो गठबंधन तो टूट गया ना सर, वही तो मैं कह रही हूँ। अरे सदियों ने खता की और लम्हों ने सजा पाई। भाई आपकी तो हमेशा से पीडीपी से पटती रही है, चाहे 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद जी मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जी के साथ आप सरकार बनाए हो, आपका तो हमेशा से याराना है। इसका जवाब दीजिए। उनसे मैं जवाब ले लूंगी, पहले आप तो अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए सर। धारा 370 की बहाली कांग्रेस चाहती है या नहीं जम्मू कश्मीर में? हम धारा 370 की बहाली चाहते तो अभी जो मीटिंग हुई थी इस पर क्यों आते? हम चाहते हैं वहां लोकतंत्र बहाल हो और 370 अब पुरानी बात हो गई। चलिए बताइए प्रदीप भटनागर जी, बड़ी अच्छी बात कही है कुंवर सिंह जी ने। मैंने पहला ऐसा प्रवक्ता कांग्रेस का देखा है जिन्होंने ये कहा है कि धारा 370 अब पुरानी बात हो गई है, जबकि दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था बीच में। बताइए प्रदीप भटनागर जी। देखिए, कांग्रेस के अभी ऐसे जो नेता अभी मेरे साथ बैठे जो बोल रहे थे देश के संविधान और देश के चीजों के अखंडता के लिए, अब कांग्रेस में ऐसे नेता बच्चे नहीं है और अच्छी विचारधारा है। मैं तो स्वागत करता हूँ प्रभु और इनके बड़े नेताओं के सद्बुद्धि थे। साथ ही मेरे साथ बैठे हैं भाई साहब जिन्होंने बहुत अच्छा बोला। देखिए, बिल्कुल भी अच्छी बात है और बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए राजनीतिक पार्टियों को हर चीज को अवसर है चुनाव लड़ने का। सबसे पहले शांति बहाली, उस पर काम करना चाहिए। रही अभी इन्होंने मुफ्ती जी की बात करी तो इन्हें ज्ञान होना चाहिए कि मुफ्ती जी गृह मंत्री इनके राज्य में, इनकी सरकार में थे, ये बोलना नहीं चाहिए और इनके ही अलायंस थे और इनसे हटकर ही उन्होंने पीडीपी बनाई थी। इन्हें ये भी ज्ञात होना चाहिए। और हमने अगर पीडीपी का सरकार बनाई तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। हम भी अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अराजकता, अशांति चाहते तो राजनीतिक रोटी सेकनी होती तो भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ पूरे 5 वर्ष जम्मू कश्मीर में सरकार चलाती, मगर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज चीजें करने के लायक नहीं थी, ना हो सकती थी, क्योंकि जहां देश है वहां भारतीय जनता पार्टी है। देखिए, वही जम्मू कश्मीर है जहां मुखर्जी ने, हमारे आज उनकी जयंती है, नमन करता हूं उनको मैं। आज उन्होंने ही एक विधान और एक संविधान और एक निशान का नारा दिया था, उस पर ना कॉम्प्रोमाइज हो गए, तभी पीडीपी का साथ छोड़ा गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत अहम और देश का वो हिस्सा है जो कि
पूरी दुनिया देख अच्छा, रही है। प्रदीप भटनागर जी, उपकार गठबंधन का कितना भविष्य आप देखते हैं सर? अभी तो बड़ी इनकी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं और जब से 24 जून को प्रधानमंत्री ने मीटिंग ली है उसके बाद से तो 2-3 बार हमने देखा कि कभी किसके घर पे तो कभी किसके घर पे जो है मुलाकातें चल रही हैं। क्या भविष्य देख रहे हैं सर? अगर वहां पर राजनीतिक गतिविधियां भी शुरू होती हैं, आने वाले समय में इलेक्शंस भी होंगे, ये इसी तरीके से साथ मिलकर लड़ाई लड़ते रहेंगे? क्या है कि जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो जो सरकारें वहाँ चलाई हैं और जो सरकारों के अंदर बैठे थे, जिन्होंने मनमर्जियां आतंकवादियों को प्रोत्साहन, जम्मू कश्मीर को पीछे ले जाना, पाकिस्तान को खुश करना और पाकिस्तान के नवंबर शाह और नेताओं को खुश करने का काम करते थे, उन पे ये लगाम कसी। उन्हें पता है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद कोई भी कार्य उनकी इच्छा अनुसार नहीं हो पाएगा। उन्हें पता है इस चीज के बारे में। क्यों? क्योंकि कुछ भी होगा माननीय उपराज्यपाल जी के पास जाएगा, उसके बाद क्यों उनकी दिख रहा है कि उनकी लगाम। ठीक है प्रदीप जी आपका पूरा जवाब लूंगी मैं। तो परिसीमन को लेकर बीजेपी और कश्मीर के दलों की डिमांड क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं, उसके बाद एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ ग्राफिक्स हैं जो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि परिसीमन को लेकर बीजेपी और कश्मीर के दलों की डिमांड क्या कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। यहां पर कविंद्र गुप्ता ने परिसीमन आयोग के दौरे से पहले ये बात कही है कि बीजेपी चाहती है कि परिसीमन 2 हिस्सों, पहाड़ी इलाके और मैदानी इलाके में हो। निर्वाचन क्षेत्र बनाने में मतदाता भी एक कारक होना चाहिए। इसके अलावा कविंद्र गुप्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अब जो निर्वाचन क्षेत्र आएंगे वो जम्मू कश्मीर देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस क्या कुछ चाहती है परिसीमन को लेकर। पीसीसी के प्रमुख जीएम मीर ने यह कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के पारदर्शी और समयबद्ध परिसीमन की मांग करेगी ताकि लोगों के बीच संदेह शांत हो सके। 24 जून को हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आयोग स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि उनका जो ये आश्वासन है वो पूरी तरीके से सही साबित हो। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रवादी पैंथर्स पार्टी की। एनपीपी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह ने कहा कि पार्टी आयोग से मुलाकात करेगी और जम्मू और कश्मीर संभागों के लिए समान विधानसभा सीटों की मांग करेगी, क्योंकि घाटी की तुलना में जम्मू को कम सीटें इस क्षेत्र के साथ किए गए पूरे वादों के मूल कारण हैं। बात अगर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की करें तो उन्होंने क्या डिमांड की है, ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सज्जाद लोन की अगुवाई वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भी परिसीमन आयोग से मुलाकात करेगी। पार्टी के प्रवक्ता अदनान अशरफ ने कहा कि पीपुल कॉन्फ्रेंस ने आयोग से मिलने और विधानसभा सीटों के परिसीमन को बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया रखने की इच्छा का फैसला लिया है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी ने यह कहा है कि परिसीमन आयोग से सदस्य से हम मिलेंगे और विधानसभा सीटों के स्वतंत्र और निष्पक्ष परिसीमन की हम यहां पर मांग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी का क्या कहना है? उनका कहना है, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ का ये कहना है कि पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 8 जुलाई को जम्मू में परिसीमन आयोग से मुलाकात करेगा और इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों को 7 से बढ़ाकर 10 करने की मांग की जाएगी इनके द्वारा, क्योंकि एससी की आबादी बढ़ी है। तो ये तमाम जो आप देख पा रहे हैं अलग अलग पार्टियों की डिमांड है जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर। चलिए एक बार फिर से अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपने देखा कि किस पार्टी ने क्या कुछ परिसीमन को लेकर डिमांड रखी है। फिलहाल प्रदीप भटनागर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और इनके अलावा कुंवर सिंह जी भी हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी आपके पास आऊंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं कुंवर सिंह जी से। सर, आप सुन रहे थे सारी बात प्रदीप भटनागर जी की भी और अभी आपने देखा भी होगा कि तमाम राजनीतिक दलों की अपनी अपनी डिमांड है जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर। कांग्रेस क्या सोचती है सर परिसीमन को लेकर? आपने कहा अच्छा कदम है, लेकिन डिमांड की अगर हम बात करें, कोई खास आपकी इच्छा हो तो वो क्या होगी? देखिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर शांति व्यवस्था जम्मू कश्मीर में कायम हो। भारत का सिरमौर है जम्मू कश्मीर, इसमें कोई शक नहीं है। और कश्मीर के लिए कांग्रेस पार्टी से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हम तो कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आप अपने वादे पर कायम रखिए। 2019 हो और चाहे 1992-93 का चुनाव हो, तब से लेकर आप कश्मीरी पंडितों पर वादे कर रहे हैं। जब 1989-90 में कश्मीरी पंडित वहां से बेदखल किए गए थे तब उनकी संख्या 1.5 लाख थी। आज उनकी संख्या 3000 रह गई है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी 2019 में कह रहे थे कि हम 2 कैंप, ट्रांजिट कैंप बनाएंगे? उनने कहा था कि हम 3500 लोग पद पर भर्ती करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए
पैकेज की घोषणा करेंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी जी इन वादों में से किसी पर खरे उतर रहे हैं क्या? प्रदीप भटनागर जी, एक चीज और उन्होंने कही है जी कि आपने कहा स्वतंत्र आयोग अपना काम करेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से सीएजी ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी? मानव अधिकार आयोग ने कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी? और क्या जितने भी देश के संगठन हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना राज और हुक्म चलाना चाहती है? ठीक है प्रदीप भटनागर जी, तमाम सवाल कुंवर सिंह जी के एक एक कर आपका जवाब चाहूंगी इन सवालों पर। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, तो थोड़ा सा कांग्रेस को भी अपनी स्ट्रेटेजी या अपनी प्लानिंग या अपनी चीजें जो मन में रखी है उसको क्लियर करना चाहिए। क्या ये बता पाएंगे मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने क्यों, राहुल जी ने घोषणा करी थी कि धारा 370 को वापिस लाके छोड़ेंगे, 35 से हटाएंगे? तो ऐसा काम इन्होंने जो लिखा क्यों, किसको खुश करने के लिए लिखा? आज कांग्रेस का जनाधार कहाँ चला गया जम्मू कश्मीर के अंदर से? क्या ये बता पाएंगे? आज ये बात कर रहे हैं ये पंडितों की, ये बता पाएंगे जब जिस समय वहाँ कत्लेआम हुआ कश्मीरी पंडितों का, हमारी बहनों की माओ की इज्जतों से खिलवाड़ हुआ, तब ये कहाँ थे? तब इसके दर्द क्यों नहीं उठा? आज धारा 73 हटाई गई, 35 से हटाई गई, आज बहुत परेशान है। आज ये अपने मैनिफेस्टो के अंदर डालते हुए कि कश्मीरियों के लिए जांच जरूरी है। आपके दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं जो आज भी राष्ट्रीय महामंत्री बने हुए हैं कांग्रेस के, क्या ये बता पाएंगे अपने बड़े नेताओं कैसे हैं? आपने जैसे स्वागत करा, जैसे आपने मन से आपने एक अच्छा काम बताया, आपके बड़े नेता क्यों नहीं बताते? दूसरी चीज, आपने जो कश्मीरी पंडितों की बात करी ना, आज आप इस डिबेट पे बैठ के आप कश्मीरी पंडितों के विषय में बोल रहे हैं, जाके देखिए सही कि कितने कश्मीरी पंडितों ने वहाँ भारतवर्ष में जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ कितने लोगों ने पलायन करा और कितने मंदिर अब तक वहाँ खुल चुके हैं। थोड़ा सा आपको भी इन चीजों से ज्ञान होना पड़ेगा जाके और देखना पड़ेगा। आज वो कश्मीर वो नहीं रहा। अगर कश्मीर में इतना बड़ा अगर हमने कदम उठाया या इस चीज को हटाया, हमने धाराएं हटाई जो भी, उस चीज को हटाएगी कि वहाँ के जो कश्मीरियों को और कश्मीरियत को, जिनका कश्मीर है पंडितों का, जिनको निकाल दिया गया वहां से, आज वो एक एक करके वापस जाना शुरू हो गए हैं। तो आपको पता है उनकी कंडीशन क्या है, उनके घर की बदहालियां क्या है, आज वो किस मोड़ पे खड़े हैं, क्योंकि आप उस मोड़ तक उन्हें ले जाने वाले हैं। आप कारण हैं कश्मीरियों को बाहर चलवान जो निकाला है ना, आप उसके बहुत बड़े कारण हैं। यासीन मलिक माननीय मनमोहन सिंह जी के गले लगते हैं, आप उसका कारण हैं। पाकिस्तान जाते हैं तो महफूज सईद से मिलते हैं, उसका कारण है। वो भी क्या कारण है? वो कांग्रेस कारण, कांग्रेस ने क्या किया। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगर इस कार्य को आगे बढ़ा रही है, अगर जम्मू कश्मीर की जनता को, आवाम को एक चीज अच्छी जगह लाने के लिए अच्छे कामों में जा रही है। देखिए हमने आपके टीवी के माध्यम से देखा कि हमने कोरोना की जो वैक्सीन चल रही थी जंगल जंगल में, खेतों के अंदर, खलिहानों में, कैसे गांव के लोग, कश्मीरी लोग कैसे वैक्सीन लगवाने आ रहे थे, हमने वो भी देखा। ये वही कश्मीर है जो धारा 370 से थी, आपको देखना पड़ेगा। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि राहुल जी से बोलिए कि कुछ कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों के लिए ट्वीट करा करें, बोला करें, तो शांति और चुपचाप बैठ जाते हैं, मुद्दों की बात पे आते हैं। कुंवर सिंह जी, आवाज बिल्कुल उन्होंने, प्रदीप भाई ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को भगाने में कांग्रेस का हाथ। मैं भाई से पूछना चाहता हूं कि वो दिन 1989 और 90 का वो दिन दुनिया में कश्मीरी पंडित नहीं भूल सकते, जिस दिन 2 लाख एक साथ कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ। प्रदीप भटनागर जी जान लीजिए, उस समय आपके सहयोग से वीपी सिंह जी की सरकार थी, आपकी पार्टी के नेता जगमोहन जी वहां पर गवर्नर थे। आपने सरकार का समर्थन क्यों वापस नहीं लिया? आपने कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय अगर करते तो आप वीपी सिंह की सरकार को गिरा देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपको सत्ता से प्यार है। आपने जब अपना मैनिफेस्टो बनाया, जब आपने घोषणा की, तब आपने कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापना की बात की, लेकिन किया नहीं। आज 2021 में आपने 2000 हेक्टेयर वहां पूंजीपतियों को जमीन अलॉट कर दी। कितने कश्मीरी पंडितों को आपने जमीन अलॉट की है? मैं जानना चाहता हूं प्रदीप भटनागर जी से। नहीं सर, एक बात ये बताइए कि अभी भी अगर धारा 370 वहां पर होती तो क्या जो अब हो रहा है वो वहां पर कभी संभव हो पाता? चुनाव तो हुए हैं,
कब चुनाव मैं नहीं हुए? अभी की चुनाव वर्तमान होते रहे परिस्थितियों हैं। की बात कर रही हूँ सर। और परिसीमन की भी मेरा यहाँ पर आपसे सवाल है कि अभी जो हम देख रहे हैं तस्वीरें कि वहाँ परिसीमन की टीम पहुंची हुई है, तमाम लोगों से मुलाकात की जा रही है, ये वहां पर कब हुआ सर? वर्तमान परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजों पर शिकंजा कस रहा है। अब आप मानेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी था कि धारा 370 हटाई जाए। लगाम लगाना था तो इनके सहयोग से मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण हुआ था, 5 आतंकवादी छोड़े गए थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? क्यों तब आवाज नहीं उठा रहे थे? हम इनसे पूछना चाहते तो आपको यही पता होना चाहिए बीपी सिंह जी के अलायंस कौन कौन थे। मुलायम सिंह यादव थे, जनता दल थी, ये आपको पता आप थे मुख्य सहयोगी में, आप थे कि नहीं थे? आपको नहीं, आप गुमराह कहाँ करें टीवी बैठ के? आप जान लीजिए, आपके सहयोग से सरकार थी, ये थी कि नहीं थी? आपने समर्थन अपना वापस लिया कि नहीं लिया, ये बताइए। आप गुमराह कर रहे हैं बैठ के, आप यहाँ बैठ के क्यों गुमराह कर रहे हैं? सत्य से आपको मुंह छुपाना है? यहाँ गुमराह कर रहे हैं आप बैठ के। और बहुत लंबे वर्ष आप कांग्रेस के बाद, वीपी सिंह जी के बाद बहुत लंबे वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, तो बता दीजिए कश्मीरियों की विस्थापितता के लिए क्या काम किया आपने? आप सुन लीजिए, 2013 में मनमोहन सिंह ने 1000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, 3500 पदों में 2000 पद भरे गए। आपने 700 करोड़ पैकेज की घोषणा की। कुंवर सिंह जी, वहाँ के नेताओं की जेब भरना थी, ये क्यों नहीं बता रहे कि धारा 370 और राज्य का जो इसे अरे तो आप बनाए उनकी जेबें बंद हो गई, उनके पैसे धारा 370 थी तो आपके ही नेता तो थे, आपके ही नेता तो कश्मीरी मामलों के मंत्री थे, क्या उन्होंने इस्तीफा दिया? क्यों नहीं बोल रहे? चलिए कुंवर सिंह जी, अभी वहां पर ये तमाम गतिविधियां शुरू हो रही हैं, तो इसका हमें सम्मान करना चाहिए कि लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रयास हो रहा है। परिसीमन आयोग के सदस्य अपना काम कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो बहुत दिनों से पड़ी हुई थी लंबित, और हम सब चाह रहे थे कि ये सब वहां पर शुरू हो जाए, हो रहा है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि विपक्ष का कुछ अच्छे कामों में सरकार को सहयोग भी मिल जाए तो बेहतर ही रहेगा। फिलहाल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस मसले पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि परिसीमन आयोग की जो टीम है वो पहुंच चुकी है श्रीनगर, और तमाम लोगों से, प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की जाएगी, और परिसीमन की जो कवायद है अब वो जम्मू कश्मीर में शुरू होती हुई नजर आ रही है। एक और अहम खबर का हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जिन लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनके परिजनों को दिल्ली सरकार की ओर से 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। 50,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। आर्थिक सहायता का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जिस परिवार में लोगों की मौत हुई है उनके घर सरकार की ओर से कर्मचारी जाएंगे और उन्हें यह राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने इस दौरान 2 और बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे के माता पिता की मौत कोरोना से हुई हो तो उसे भी उसके 25 साल होने तक हर महीने 2,500 रुपए दिल्ली सरकार की ओर से दिए जाएंगे। सीएम ने साफ कर दिया कि अगर किसी बच्चे के माता या पिता में से किसी एक की मौत पहले हो चुकी हो और दूसरे की कोरोना के कारण निधन हो गया हो तो ऐसे बच्चों को भी 25 साल होने तक 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। और कोरोना के उन लोगों की मौत हो गई है जो कि कमाकर अपने परिवार का घर चला रहे थे, वैसे लोगों को भी हर महीने कुछ ना कुछ राशि दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसे लोगों के परिजनों को कितनी रकम दी जाएगी। सीएम ने ऐलान करते हुए ये भी कहा कि जो कागज चेक करने जाएंगे वे कागजों में नुक्स ना निकालें, क्योंकि कोरोना से मौत के कारण परिजन पहले से ही दुखी हैं और ऐसे वक्त में भी कागजों में कमी निकालकर उन्हें और परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस मसले पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले केजरीवाल के जो वादे हैं वो उन्हीं की जुबानी आप सुन लीजिए। पीसी कर दिल्ली वासियों से उन्होंने और क्या कुछ वादे किए हैं आपको सुनाते हैं हम। जिन लोगों के घरों में ब्रेड अर्निंग मेंबर, कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए, मंथली एक राशि का सहारा दिया जाए। जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है, उसमें एक माँ बाप मान लीजिए पहले से नहीं थे और दूसरे कोरोना की वजह से दूसरे की डेथ हो गई, तो जरूरी नहीं है कि दोनों की कोरोना से डेथ हुई हो। एक की भी अगर कोरोना से डेथ हो गई और बच्चा अनाथ हो गया तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2,500 रुपए हर बच्चे को दिए जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से सारी परिस्थितियां जो भी है उनको कवर करने की कोशिश की गई है कि किस किस परिस्थिति में लोगों को किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है, और उन हर परिस्थिति को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है। सभी किस्म के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है। आज इस पोर्टल का लॉन्च हो रहा है। अब
एक दो दिन के बाद से हमारे सरकार से, दिल्ली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों के घर में कोरोना की वजह से डेथ हुई है, एक तो तरीका है कि वो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल में, और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे कि लोग अप्लाई करेंगे। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है, सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आज वो सब लोग जो जाएंगे वो भी आज इस सेशन में मौजूद हैं। आज मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि जब आप उनके घरों में जाएंगे, आपको उनकी स्क्रूटिनी नहीं करनी है, आपको ये नहीं दे, उनके कागजों में नुक्स नहीं निकालना है, आप उनके कमियां निकालने के लिए नहीं जा रहे। ये कागज नहीं है जी आपके पास तो ये कागज नहीं है, आपके पास तो ये कागज नहीं है, इसलिए आपका केस तो हो नहीं सकता, आपका केस तो रिजेक्ट किया जाता है। ये नहीं करना बिल्कुल। हम वहां पे उनका काम करने जा रहे हैं उनके घर में, तो कुछ भी करके आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया भी, कोरोना से अगर मौत हो गई, अब अगर कोरोना की वजह से डेथ हो गई तो उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उनके घर में किसी कागज की कमी है तो वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। वो सब आप नोट करके लाओगे। हम पूरी तरह से उस परिवार की मदद करेंगे। वो सारे कागज भी बनवाएंगे, रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे, फॉर्म भी भरवाएंगे और उनके घर में चेक भी पहुंचाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी हमारी। लिए एक और वादा अरविंद केजरीवाल ने किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जिन परिवारों में कोरोना के कारण डेथ हो गई है, ऐसे लोगों की जो कि घर का खर्च चलाते थे, उन्हें 50,000 की एक मुश्त राशि दी जाएगी। अब सवाल यहां पर यह है कि इतने वादे केजरीवाल सरकार कर देती है, इनमें से पूरे कितने होते हैं? चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी आम आदमी पार्टी से और प्रदीप भटनागर जी पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक बार फिर से दोनों मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। चलिए प्रीतपाल जी, शुरुआत हम आपके साथ करना चाहेंगे। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे किए हैं। कोरोना प्रभावित लोगों की मदद के लिए अरविंद केजरीवाल आगे आए हैं। मेरा सवाल सीधा सा है सर, ये वादे तो कर दिए जाते हैं, इनमें से पूरे कितने होते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी वादे जो करती है, जो 49 दिन की सरकार के, तब आपको याद होगा 2013 में जिला दीक्षित ने कहा था कि बिजली के काम कम नहीं हो सकते हैं। तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकार की नीयत में कमी है, अगर नीयत अच्छी होगी तो सब कुछ हो सकता है। और 2013 में जब आम आदमी पार्टी जीत के आई थी, सरकार बनाई थी उन्होंने, तब किसी पत्रकार महोदय ने पूछा था कि आप ये कैसे बिजली के दामों को कम करेंगे, तब भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा। और अगले 24 घंटे के अंदर जो हम लोगों ने 100 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी थी और पानी का बिल 21,000 लीटर जो था महीने का, वो मुफ्त कर दिया था। उसके बाद हम लोग 49 दिन की सरकार के बाद हम लोग इस्तीफा देने के बाद चले गए। फिर हमको जनता ने चुना 67 के साथ, फिर हम आए 2015 में 70 वादों के साथ उतरे थे और हम लोगों ने 100 से ज्यादा वादे वहां पूरे कर दिए। तो वादे जो हम करते हैं तो हम लोग के पास प्लानिंग होती है। हमारी सरकार में जो हमारे मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो IRS रहे हैं किसी समय में, उनकी पत्नी IRS रही हैं, उनके बच्चे वेल एजुकेटेड हैं। हमारी पार्टी के जितने मुखिया हैं, चाहे आतिशी मारलीला दे दीजिए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हैं, दिलीप पांडे जी को ले लीजिए, जितने आप राघव चड्ढा जी को ले लीजिए, CA हैं वो। तो इस तरह के हमारी पार्टी में सब पढ़े लिखे लोग हैं और पूरी प्लानिंग के साथ अपनी कोई बात रखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, और महंगाई का यह स्तर है कि इस समय मैं बिहार में हूँ, यहाँ पे 105 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, यहाँ पे डीजल तकरीबन 100 के लीटर के आसपास पहुंच चुका है, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर यहाँ बिक रहा है, रिफाइंड का हाल इतना स्तर है कि 180 रुपए रिफाइंड का पैकेट बिक रहा है। और जबकि ये फॉर्चून की कंपनी का मैं रेट बता रहा हूँ, जो उनकी कंपनियों के रेट बहुत बढ़े हुए हैं, आसमान चल रहे हैं।
तो आम आदमी पार्टी ने जो जो वादा अभी तक किया था जनता के साथ, वो वादा करिए। और जनता की 2 करोड़ लोगों की ऑक्सीजन की लड़ाई तक उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ दी। इतनी बड़ी सरकार 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ भी लड़ने के लिए वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि 2 करोड़ सांसों का मामला था। जब ऑक्सीजन की बात आपके चैनल पे भी चली थी, देश ने देखा था, तभी अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी, सांसद संजय सिंह जी, आतिशी मारडीना जी, राघव चड्ढा जी, मैं स्वयं कई चैनलों पे बैठकर, वैभव महेश्वरी जी कई चैनलों पे बैठकर इस बात पे चर्चा करते थे कि दिल्ली की जनता की साफ जो ऑक्सीजन है वो कैसे वहां तक पहुंच सके। अभी जो नए अनाउंसमेंट हुआ है ये आपको अभी पता चला, इम्प्लीमेंट अभी हो रहा है। इसका अनाउंसमेंट आज से 20 से 25 दिन पहले कर दिया गया था। तो जो मृतक परिवार होगा, घर का जो मुखिया या कोई ऐसा व्यक्ति खत्म होगा, उसको 50,000 दिए जाएंगे। अगर माता और पिता दोनों खत्म हो जाएंगे तो उनके बच्चों की आगे की पढ़ाई जो दिल्ली सरकार उसको वहन करेगी, प्लस 2,500 रुपए महीना जो है उनको एक सहायता राशि के रूप में भी दिया जाएगा। ये दिल्ली सरकार ने जो जो वादे, आपको याद होगा दिल्ली के अंदर पुलिस हमारी नहीं है, प्रशासन हमारे अंडर में नहीं आता, मगर अगर प्रशासन का एक सिपाही या एक अधिकारी या पुलिसमैन कोई ऑन ड्यूटी एक्सपायर करता है या कोई सफाई कर्मचारी एक्सपायर करता है या कोरोना के कारण कोई डॉक्टर की मृत्यु होती है, अस्पताल कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उसको 1 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार एक अनुदान राशि, जिसको कह सकते हैं सहयोग राशि, उनको देती है ताकि उनके आगे के जो उनके परिवार वाले हैं उसको जीवन यापन कर सके। तो आम आदमी पार्टी ने खट्टे वादे। चलिए सर, एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ प्रदीप भटनागर जी से, और आपके इन वादों के बारे में मुझे कुछ यहाँ पर टिप्पणी भी करनी थी, कुछ सवाल थे मेरे, लेकिन एक प्रतिक्रिया पहले प्रदीप भटनागर जी से ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, आपने बातें सुन ली होंगी प्रीतपाल सिंह सलूजा जी की, उससे पहले आपने केजरीवाल को भी सुन लिया होगा। सीएम साहब ने तमाम वादे आज किए हैं कोरोना प्रभावितों के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इन वादों को? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम जुमलेबाजी की सरकार नहीं चलाते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं, अच्छी लैंग्वेज है अपने जो एक सरकार चला रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनके प्रवक्ता की बहुत अच्छी लैंग्वेज है और बहुत अच्छा तरीका है संबोधन करने का, क्योंकि ये भूल जाते हैं कि ये भी किसी पार्टी से आते हैं और ये भी एक सरकार चला रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका बोलने का। चलिए दूसरी चीज में आपको आइए, मैं आपने अगर वादे की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, अगर माननीय केजरीवाल साहब ने अगर कुछ दिल्ली की जनता और दिल्ली के नागरिकों के लिए सोचा है और करने की ठानी भी है, तो मैं कहूँगा स्वागत है। और आपने अच्छा काम करने की अगर ठानी तो उसे पूरा कीजिए भी। और मैं तो उन्हें धन्यवाद भी दूंगा कि आप जो गरीब तबके, मध्यम वर्गीय, जिनके खाने के लिए रोटी नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और जो इस समय बच्चे जिनके माँ बाप नहीं रहे, जो पढ़ने शिक्षा के लिए चाहते हैं शिक्षा लेना, उनके लिए आपने अगर अनुदान का सोचा है तो आपने अच्छा सोचा है। मगर आपको अपने अनुदान के लिए यह भी बताना पड़ेगा कि आपने जो पिछले कोरोना काल के अंदर लोग जो मरे और जिन लोगों से आपने वादे किए थे आप कोरोना काल में जो मृत्यु होगी उसके बारे में आपने क्या किया, वो अभी तक स्ट्रेटेजी इन्होंने क्लियर नहीं करी। आज भी जो प्रथम मौत जो हुई थी एक सिपाही की दिल्ली पुलिस के, आज भी उसकी विधवा, आज भी वो बेचारी घूम रही है और जगह जगह सरकारों में उन्होंने लेटर लगा दिए, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अगर इनके सवालों में जाया जाए ना, तो इस सवालों के पीछे ये अभी बीच में बोलने लगेंगे, मेरी बात को दबाने के लिए चिल्लाने लगेंगे। और देखिए, मैं तो कहूंगा आप भी देखिएगा और जनता भी देख रही है, बीच में मेरी आवाज को दबाने के लिए अभी चिल्लाने लगेंगे बैठ के भी। उसी चीज आइए हम आप उन्हें अगर इनके वादों पे बिल्कुल इन्होंने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, ताली बजाता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। इतना अच्छा काम किया है कि दिल्ली की जनता को कोरोना से कोसों दूर रखा। दिल्ली बॉर्डर में आया ही नहीं, यूपी का यूपी में रह गया, हरियाणा का हरियाणा में रह गया, दिल्ली में आया ही नहीं, दिल्ली में मरा ही नहीं कोई, क्योंकि व्यवस्था इनकी अपनी अच्छी थी। केजरीवाल साहब ने एक दवाई बना रखी थी, वो खेतों में डाल दी थी जाके पहले ही, उसकी खाद भी बन गई और कोरोना का जहर ही मर गया। हमने तो वो भी देखा है। आपने जाके जो वादे किए हैं, अच्छी बात है, आप वादे कीजिए, मगर वादों पे पूर्ण काम कीजिए, क्योंकि कोरोना काल में दिल्ली के अंदर लाशों की लाइनें देखी गई हैं, चाहे निगम बोध घाट हो, चाहे कब्रिस्तान हो। उसके लिए तो उन्होंने कहा ना, सलूजा जी ने कह तो दिया उसके लिए कि हमने तो ऑक्सीजन के लिए लड़ाई लड़ी है, केंद्र से हमने लड़ाई लड़ी है, ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो केंद्र के हाथ में था। अगर ऑक्सीजन की आराम से आपूर्ति होती तो हमारे दिल्ली में किसी की जान थोड़ी ना जाती। बिल्कुल, देखिए अभी बहुत अच्छी बात कही कि श्री केजरीवाल साहब जो थे वो इनकम टैक्स कमिश्नर रहे, और मैं केजरीवाल साहब को आज से नहीं जानता, कौशाम्बी मेरे पड़ोसी रहे हैं और 10 साल वॉक साथ करी है। पहली चीज, वो राजनीतिक पार्टी बन गई, इसलिए दोनों के रास्ते अलग हो गए, मैं ये भी क्लियर कर दूं। दूसरी चीज,
मैं उनकी मिसेज को भी जानता हूँ, भाभी जी को भी जानता हूँ, उनको भी, वो भी IAS है और वहीं कौशाम्बी में रहते थे, 8वें 10वें फ्लोर पर रहते थे वही अपार्टमेंट के अंदर। मगर अगर अधिकारी होके भी अगर तुम्हारी योजनाएं खराब हैं तो कैसे अधिकारी रहे आप? जब आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम आपने सीख रखा है तो कैसे ऑक्सीजन की कमी रह गई? आपने अपने हाथ में लिया मैनेजमेंट सिस्टम ठीक करने के लिए, फिर दिल्ली की जनता कितनी क्यों मर गई? ऑडिट हुआ, आपने उसे झुठला दिया, आपने उसको बिल्कुल कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं कि जो 300 टन चाहिए थी और हमने 1000 टन 900 टन मांग रही, ये झूठ बोल रहे हैं ऑडिट। हमें तो जब 900 1000 टन चाहिए थी और हमारे चड्डा साहब जी ने बोला था और हमारे फलाने साहब जी ने बोला था, हमने वो भी सुना, और जब सच्चाई सामने आई तब इनका मुंह काला हुआ, उस पर कोई सफाई नहीं है इनकी। ठीक है। इन्होंने किसी भी, अभी तक मैं छोटे से सवाल पूछाता हूँ, जितने भी दवाई चोर पकड़े गए, ब्लैक ये पकड़े गए, उनके लिए इन्होंने क्या किया? मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे जिन्होंने पूरी डाकू और डकैती मचा रखी थी, उनके लिए क्या इन्होंने कम से कम इन पर 350-400 कंप्लेंटें पड़ी हुई हैं अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटलों की, उनके इन्होंने क्या किया? उनके लिए 20-20 लाख 25-25 लाख इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ले लिए। दिल्ली सरकार पे दुनिया भरी कंप्लेंट आई हुई है, इन्होंने एक का जवाब दिया, एक पे एक्शन नहीं लिया आपने। आप बिल्कुल अच्छा काम कीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, मगर आपको ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि वो रहा क्या है। आपको ये भी बताना पड़ेगा जो 600 टन से भी ऊपर जो अनाज सड़ गया स्कूलों के अंदर, वो भी बताना पड़ेगा आपको। चलिए एक एक करके इनसे जवाब ले लेते हैं, एक एक करके सारे सवालों का जवाब ले लेते हैं। बताइए प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, 2-3 सवाल तो उन्होंने उठाई दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने यही पूछ लिया कि बताइए कि आपने क्या किया, जो भी आपके ये कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए या फिर जितने भी प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी मनमानी की, उन पर क्या कार्रवाई? और एक अहम सवाल यहाँ पर जो प्रदीप भटनागर जी ने भी उठाया था और मुझे भी उठाना था, सर आपने कहा कि दिल्ली पुलिस हमारी नहीं है लेकिन हम फिर भी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। अमित राणा जो सबसे पहली मौत हुई थी कांस्टेबल की कोरोना के कारण, उनका परिवार आज भी मुआवजे की मांग कर रहा है, क्यों नहीं पहुंचा मुआवजा? अमित राणा जी का आपने नाम लिया है, उनकी फाइल अभी माननीय LG जी के पास पड़ी हुई है। हाँ। LG के पास जैसे फाइल क्लियर होगी तो दिल्ली सरकार कोई भी काम करती है तो इनको ही सेंट्रल को ही हमको भेजना पड़ता है, वहाँ से फाइल क्लियर होगी, वो हो जाएगा, वो अलग प्रेजेंट मैटर है। अच्छा, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगी सर, बस मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए कि वो फाइल LG के पास पड़ी है, तो आज जो वादे किए हैं ये सारी फाइल भी LG के पास ही जाएगी जिनको आपको 50,000 रुपए देने हैं? बिल्कुल, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। आप चिल्ला आप रहे हैं, आप मेरा नाम ले रहे थे। आपके समय में मैंने आपको बोला कि आप जितना चिल्लाना थे, जितना बीपी अरे बीपी मत बढ़ाइए साहब, चाहे ऐसे व्यक्ति घर से तो परेशान हो रहे हैं। मेरा ये कहने का तात्पर्य है, आपने कहा कि सारी फाइलें दिल्ली की वहां जाती है, दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता के लिए। दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार अरविंद केजरीवाल है, मगर वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकते हैं। उनको अमित शाह की गृह मंत्रालय को भेजना पड़ता है, LG को भेजना पड़ता है, तब जाके वहां से सारी चीजें पास हो। LG के पास जाकर चीजें अटक रही हैं। सर पूरा जवाब लूंगी, माफी चाहूंगी। बताइए प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आप कह रहे थे कि दिल्ली का दुर्भाग्य है कि हर काम के लिए आपको LG की परमिशन लेनी पड़ती है। दुर्भाग्य है देश का कि जनता ने चुना और जनता के वोट का ये अधिकार छीना हुआ है। मैं खुद नाम ले लूं, जो दिल्ली की सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए जो दिल्ली में शहीद हुए पुलिस वालों को दिया गया है, ASI विजय सिंह जी को दिया गया 1 करोड़ रुपए, SSI जितेंद्र सिंह जी को दिया गया, SSI महावीर सिंह जी को दिया गया, हवलदार गुलजारी लाल जी को दिया गया, हवलदार राजपाल कलाना जी को दिया गया, SI खजान सिंह को दिया गया, SSI धर्मवीर सिंह जी को दिया गया, सिपाही अमरपाल सिंह जी को दिया गया। इस तरह से तकरीबन 25 लोगों को दिल्ली की सरकार ने 1 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है वो दी गई है, ताकि परिवार पालन यापन कर सके आगे की जिंदगी में। देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार जो भी करती है वो दिल्ली की जनता के भलाई के लिए करती है। अभी तक जो भी बातें इन्होंने कही है वो राजनीतिक द्वेष के भावनावे से आके कहा है। इन्होंने क्या वो बात कही जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अमानत उल्ला खान जी को लेकर और गौतम गंभीर जो सांसद हैं उनको लेकर एक टिप्पणी की थी, जब वहां पे उनके घर पे ऑक्सीजन प्राप्त हुई थी अमानत उल्ला खान जी के वहां से, और रेमडेसिविर पकड़े गए थे गौतम गंभीर जी के घर से। पूरे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कोटे के अनुसार जो सभी राज्यों को दे रही थी, तो इतनी रेमडेसिविर कैसे वहां पे आई है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पूछा था, गौतम गंभीर जो सांसद है भाजपा के, वो जवाब नहीं दे पाए। अमानत उल्ला खान को ये कह के क्लीन चिट दी गई थी कि वो जनता के सेवक है और अपने पैसे से ऑक्सीजन या
जो भी कंसंट्रेटर वगैरह उन्होंने ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए ले रखे हैं, उनके बकायदा उनके पास रसीद थी, उनको क्लीन चिट कोर्ट ने दे दी। क्या गौतम गंभीर जी के बारे में ये बताएंगे जो दिल्ली के 7 सांसदों में एक सांसद हैं, उनके बाद रेमडेसिविर कहाँ इतनी भारी मात्रा में उनके वहां से प्राप्त हुई थी? दिल्ली के अंदर ये इन्होंने बता दिया कि दिल्ली की सरकार के साथ हम लोग नहीं खड़े हुए हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की लगातार पहली लहर से लेके दूसरी लहर से लेके तीसरी लहर के लिए भी हम लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्वास में लेके काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन जब हमने इनसे मांगी, इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी, तब हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजे पे जाना पड़ा, तब उनका डंडा चला, तब इन्होंने मात्र एक दिन के लिए 700 मेट्रिक टन दी, उसके बाद आज तक नहीं दी। और जिस ये कमेटी की बात कर रहे हैं, जिस ऑडिट की ये बात कर रहे हैं, पल्लवी जी मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दे, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है तो। वो जो कमेटी बनी है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें से कुछ सदस्यों की राय है, अभी वो कमेटी की पूरी कमेटियों की राय नहीं है और ये सार्वजनिक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से बनाई हुई की कमेटी की जो रिपोर्ट है ये लाई गई है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो घोषित कमेटी है जो ऑडिट करी है, उसके द्वारा अभी तक कोई भी रिपोर्ट इस तरह की पेश नहीं हुई है। आप एक सम्मानित चैनल है, अगर आप ऐसा कुछ है आपके पास तो आप चैनल के माध्यम से। मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक रख लेती हूँ सर, मैं सारी बात मान लेती हूँ। अब मुझे ये बताइए, आपने आज इतने लंबे चौड़े वादे कर दिए, अब जो प्रभावित परिवार हैं जिनको जरूरत है वो तो आपसे ही उम्मीद करेंगे ना, आप तो उन्हें नहीं देंगे, आप तो कह देंगे कि एलजी के पास जाकर फाइल अटकी हुई है साहब। तो लोगों की भावनाओं के साथ किस बात का खिलवाड़? प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी सर, कल की ही ये खबर है, शायद आपने पढ़ी भी होगी, दिल्ली के एक अस्पताल में काम करते हुए डॉक्टर जो है, सत्यवादी हरिश्चंद्र अस्पताल में काम करते कोरोना वायरस की चपेट में आए एक डॉक्टर का परिवार अभी भी मदद के लिए इंतजार कर रहा है और उन्हें आश्वासन मिला है स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से कि प्रक्रिया जारी है, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। 1.5 करोड़ रुपए अभी उनका खर्च हो चुका है सर। अब आप तो कह देंगे कि एलजी के पास जाकर फाइल अटकी हुई है, लेकिन वो तो आपकी राह ताक रहे हैं, आपका मुंह देख रहे हैं कि आप उनकी मदद करें। देखिए, आम आदमी पार्टी संविधान में भरोसा रखती है, अपने देश के कानून में भरोसा रखती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारी सोच नहीं है कि जिनको संविधान में कुछ लेना देना नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर से के संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग कानून के दायरे में रहकर जो देश का कानून हमसे कहता है उसको लेते हुए उससे जो भी हम कर सकते हैं, चाहे उसके लिए सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे हमको सड़क से लेकर संसद तक अपनी बात रखनी पड़े, चाहे एलजी से लड़ना पड़े, चाहे नरेंद्र मोदी जी से लड़ना पड़े, गृह मंत्री अमित शाह से लड़ना पड़े, मगर दिल्ली की जो 2 करोड़ जनता है उसकी लड़ाई लगातार अरविंद केजरीवाल आप तो लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन जो अभी अपने हालातों से लड़ रहे हैं उनकी भावनाओं के साथ इस बात का खिलवाड़, उसको हम पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी का वादा है, तो जुमलेबाजी नहीं है भारतीय जनता पार्टी वाली जो अमित शाह चैनल के माध्यम से कहते हैं कि अरे नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव में कहा था वो तो जुमलेबाजी है। हमारी पार्टी जुमले, कोई अभी निकटतम भविष्य में दिल्ली में चुनाव नहीं आने वाला, दिल्ली में कोई चुनाव की गूंज नहीं हो रही, तो वहाँ पे महाकुंभ नहीं होने जा रहा चुनाव का। फिर भी दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता की जवाबदेही में है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने या दिल्ली की सरकार ने जो बातें कही है वो एक एक बातें आपसे चलिए खोटा सिक्का नहीं हो सकती है, 100% वो सत्य होंगी और पूरी होंगी। दिल्ली में नहीं है चुनाव, पंजाब में जरूर है। प्रदीप भटनागर जी बताइए, अब आपकी वजह से लोग परेशान होते रहे, एलजी के पास जाकर फाइल अटक जाती है, आप तो कह देंगे कि नहीं हमारे पास तो फाइल ही नहीं आई साहब। दिल्ली की जनता का क्या दोष है? बस ये दोष है कि वो केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे हैं और वहां पर एक अलग से विधानसभा बनी हुई है जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर झूठ बोलना है तो इनसे बैठक सुन लीजिए। सलूजा जी जवाब ले लीजिए प्रदीप भटनागर जी का, बताइए। मैं बस सुन हो गई उनकी बात। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छी, सलूजा जी ने बहुत अच्छा बोला। वाकई में जुमलेबाजी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा देखा है। वाकई में हमने देखा कि जीपीबी में एक डॉक्टर के जो ध्यान हो जाता है उसके घर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद किस तरह सहायता राशि पहुंच जाती है, हमने वो भी देखा है। अभी आपने एक सवाल अगर आपने करा तो उन्होंने एलजी को आगे कर दिया, गृह मंत्रालय को आगे कर दिया, सबको आगे कर दिया, मगर जहाँ चीजें आती हैं ये नहीं बताते कि भाई सुन लीजिए। उतरो, नरेंद्र मोदी जी से कहो दिल्ली को पूरा पावर दे दें, पूरी ताकत दे दें, दिल्ली की पुलिस उनको दे दें, क्यों नहीं लड़ रहे भाई? चैनल पे आप इस तरह से प्रदीप भटनागर जी से जवाब ले लेते हैं सलूजा जी। प्रदीप भटनागर जी, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए दिल्ली को, केंद्र शासित प्रदेश से हटा दीजिए। विधायक है दिल्ली में, दिल्ली ने आपको भी विधायक दिए, आपको भी सांसद दिए हैं, आपको भी एमपीडी दी है, तो दिल्ली की जनता के लिए लड़ो और केजरीवाल अकेला लड़ता रहेगा।
आप लोग खाली चैनल पे आके ताली बजाएंगे, आपका भी फर्ज बनता है लड़ना। भटनागर जी कोई नहीं, पूरा कर रहे हो, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। ठीक है सर, हो गई उनकी बात पूरी। वो तो लड़ाई बस यही तो रह गया है, लड़ते रहिए। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से लड़ ले, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से लड़ ले, आप लड़ते रहिए और दिल्ली वासी अपने हालातों से बेचारे अकेले ही लड़ते रहेंगे। आप दोनों आपस में लड़ते रहिए। आप पंजाब में 2-3 दिन सांसद आते हैं, आपके विधायक वहां से भाग रहे हैं। आपने नशा मुक्ति के लिए क्या करा पंजाब में? आपने 300 लोगों को 300 यूनिट अगर वादा करा, आप फिर बीच में बोले दिल्ली से आप दिल्ली की बात करो ना, सवाल तो दिल्ली आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए आप दिल्ली की जनता के लिए आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता की भलाई के लिए आपके विधायक आएंगे। नरेंद्र मोदी जी से दिल्ली की जनता के लिए भलाई के लिए कोई काम करेंगे कि नहीं करेंगे? दिल्ली के जो 7 सांसद आपके हैं भाजपा के, क्या वो अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए लड़ाई लड़ेंगे? अब मैं कुछ बोलूँ, आपके जो जितने सभासद है वो लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, जहाँ देखिए जहाँ पे जो राजा होता है, राजा और अपने मंत्रियों खुश करने के लिए जो काम, फिर आप जवाब तो ले लीजिए सलूजा जी, जवाब तो ले लीजिए। प्रदीप भटनागर जी का पूरा वो कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए उनकी बात। मुझे लगता है आप में पेशेंस नहीं है, आप लोगों में पेशेंस नहीं है। कहता हूँ आप लोगों में पेशेंस नहीं है, आपको लगता है आप सुनने की क्षमता नहीं रखते आप लोग। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ी सी चीजों पे बता दूं आपको। देखिए कहानी ये है कि राजा जो है प्रजा के वादे तो करता है मगर दे नहीं पाता है, क्योंकि राजा अपने मंत्रियों में उनके फायदे के लिए घिरा हुआ है करने के लिए। अब इन्होंने सांसदों की बात करी, जब हमारे सांसदों ने इनकी पोल पट्टी के 300 से ज्यादा केंद्र पकड़े गए, स्कूल पकड़े गए, जहाँ कई हजार टन राशन खराब हो गया पिछले कोरोना काल का, क्या जवाब देंगे? क्यों नहीं बांटा गया? माननीय केजरीवाल साहब की फोटो लगी हुई थी, ये बता पाएंगे इस चीज के बारे में क्यों नहीं बांटा गया? इन्होंने अगर राशन का बांटने की बात अब भी करी, इन्होंने क्या किया उसके बारे में बता पाएंगे आप? कहीं चीजों में बहुत लोचा है। अभी तो राज खुलेंगे, अभी तो ये बताइए, अब तक ये नहीं बता पाए कि 26,000 करोड़ का जल घोटाला के बारे में ये बता नहीं पाए, स्कूल घोटाला ये नहीं बता पाए कि 24 लाख की एक क्लास कैसे बनी, ये नहीं बता पाए। अभी इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में घाटा वो नहीं बता पाए कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाई जहाँ घोड़े बन रहे हैं, लोग मदिरा पी रहे हैं, उसके विषय में नहीं बता पाए, और मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। क्या मोहल्ला क्लिनिक का उन्होंने आज तक कोई बजट बताया है? मैंने पीछे अगर सवाल करा तो चिड़के कि आपने 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आपने मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं यूज करे आपने कोरोना काल के अंदर, जिनकी जरूरत थी, लोगों को हॉस्पिटल नहीं भागना पड़ता। ये चीजें कहीं छुपाने के लिए है, अपने मंत्रियों को, अपने जो इनके धनवान लोग हैं उनको खुश करने का काम करा। हमने देखा राज्यसभा इनका चुनाव भी देखा हमने। चलिए, वो तो कह रहे हैं कि एलजी के पास जाकर फाइल अटकी हुई है, वाकई में ऐसा है तो सर थोड़ा फाइल क्लियर करवा दीजिए, दिल्ली वासियों को राहत मिल जाएगी। अब समय की कमी है इसलिए मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ खबरनामा में भी फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। घरों में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, उन लोगों को एक मंथली इनकम का सहारा दिया जाए। मंथली जिन बच्चों ने दोनों माँ बाप को खो दिया है, तो उन सभी बच्चों को हर महीने 25 साल की उम्र तक के लिए एक मुश्त 2500